इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में मेरे साथ ही प्रवीण का भी चयन हुआ था। प्रवीण लंबा, गोरा और स्मार्ट था। हमारी ट्रेनिंग दिल्ली में थी। जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रही थी उसी बिल्डिंग में हमारा हॉस्टल भी था, किंतु हमारा एक दूसरे से महज औपचारिक संबंध था। एक दिन शाम को ट्रेनिंग के बाद मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी। वहाँ प्रवीण भी मिल गया। अकेले ही शॉपिंग करने आई हो? प्रवीण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। उसे देखकर जाने कैसे मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। शॉपिंग हो गई कि अभी बाकी है? हो गई, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर चलो कॉफी पीकर हॉस्टल लौटते हैं। प्रवीण के आग्रह को मैं ठुकरा न पाई और हम दोनों एक कॉफ़ी हाउस में आकर एक टेबल पर बैठ गए। कॉफ़ी पीकर हम लोग एक ही ऑटो में हॉस्टल आए। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के दौरान रिसेस में एक साथ चाय पीते, लंच भी साथ लेते और कभी कभी डिनर में भी साथ हो जाते। ये संयोग ही था कि ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग मेरठ में हो गई और उसकी हैदराबाद में। प्रवीण को एक दिन में अपने पिताजी से मिलाने ले गई। प्रवीण ने उन्हें प्रणाम किया और सोफे पर पसर गया। यह प्रवीण है, इसी शहर में इनकम टैक्स ऑफिसर है। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो बेटा? पिताजी ने पूछा तो उसने सोफे पर पसरे पसरे ही कहा, मेरठ। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इसके परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस है पापा। तो पापा कुछ बोले तो नहीं, किंतु उनके हाव भाव से लग रहा था प्रवीण के व्यवहार से वे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद प्रवीण उनसे कभी ना मिला, किंतु मैं अक्सर प्रवीण के माँ बापूजी से मिलती। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वे लोग मुझे बेटी सा मानते। कुछ न कुछ इनकम टैक्स से संबंधित उनका काम रहता, जिससे मैं अपने पद के प्रभाव से जल्द निपटा देती। हम दोनों के बीच संबंध गहराता जा रहा था। जब प्रवीण मेरठ आता तो मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने अवश्य आता। हम शाम में एक साथ डिनर लेते। प्रवीण को रात में खाने से पहले शराब की आदत थी। एक दिन प्रवीण मेरे क्वार्टर पे आया हुआ था। उस दिन मैंने नॉनवेज बनाया था और प्रवीण अपने साथ विस्की की एक बोतल लेते आया था। उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और उसका सुरूर उस पर चढ़ने लगा था। मैंने कहा, शराब की आदत अच्छी नहीं है, धीरे धीरे तुम इसके आदी बनते जा रहे हो। आज तो तुमने कुछ ज़्यादा ही ले ली है। अब घर कैसे जाओगे? यार, आज यहीं सो जाता हूँ। घर पर इस अवस्था में जाऊँगा तो माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। मैं पीता जरूर हूँ, लेकिन उनसे छिपा कर। बाबूजी जानेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन मेरे यहाँ तो एक ही बेड है। मैं अब चिंतित होने लगी थी। तुम चिंता मत करो, मैं नीचे सो जाऊँगा। ठीक है, बाबूजी को फ़ोन कर दो, तब तक मैं अपने सोने का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने सोचा आज डिनर टेबल पर ही बेड लगा देती हूँ। प्रवीण ने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वह आज अपने दोस्त के साथ रह गया है। उसका मेरे घर में अकेले रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर वो पुरुष है, लेकिन अब और कुछ हो भी नहीं सकता था। मैंने अपना बेड डाइनिंग टेबल पर लगाया तो वह बोला, मैं तुम्हारे बेड पर सोऊं और तुम डाइनिंग टेबल पर? यह अच्छा नहीं लगता। तुम अपने कमरे में सो जाओ, मैं ही डाइनिंग टेबल पर सो जाऊंगा। लेकिन यह अच्छा नहीं होगा, आखिर तुम मेरे गेस्ट भी तो हो। इन्हें तर्क वितर्क में कब वह नशे में आकर बेड पर सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मैं डाइनिंग टेबल पर सोने गई तो पतला बेड होने के कारण उस पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही उस पर से रात में ढुलक कर गिरने का भी भय लग रहा था। सो मैंने सोचा कि प्रवीण अब होश में तो है नहीं, क्यों ना मैं पलंग पर किनारे पर सो जाऊं। फिर मैं नींद में प्रवीण कब मेरे पास सरक आया। जीवन में पहली बार किसी पुरुष की देह को इतनी नज़दीक पाकर मैं अपने होश खो बैठी और हम सारी मर्यादा भूलकर एक हो गए। जब सुबह नींद टूटी तो हम अस्त व्यस्त कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। मैं झटके से अलग हटी। मुझे लगा मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। प्रवीण भी आंखें नीची किए हुए किचन में चाय बनाने चला गया। वह एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर आया और मेरे तरफ 1 कप चाय बढ़ाते हुए कहा, चाय पियो, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। मैं दुखी होकर बोली, अब जानबूझकर तो हमने कुछ किया नहीं। ऋतु, कभी कभी हो जाता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन चिंता ना करो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। प्रवीण ने अपने माँ बाबूजी से कहा तो कुछ ना नुकर के बाद वे लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी जिद के आगे मेरे पिताजी को भी झुकना पड़ा और आखिरकार हम लोग विवाह के बंधन में बंध गए। शादी का हवाला देकर हम लोगों ने अपने पोस्टिंग अगल बगल के ही जिलों में करा ली। शादी के पहले प्रेमी प्रेमिका के बीच जो संबंध होते हैं वे बड़े ही मधुर और उल्लासवर्धक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पाने के लिए उनके दिलों में जज्बा होता है। किंतु शादी के बाद यह आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। हम लोगों के बीच भी यही हो रहा था। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो हम लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही उल्लास से मिलते रहे, किंतु बाद में धीरे धीरे प्रवीण के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। जब मैं कभी उससे अपने यहाँ आने के लिए कहती तो वह काम के बोझ का बहाना बना कर टाल देता
और जब कभी मैं उसके यहाँ पहुँच जाती तो ऑफिस का वर्कलोड बताकर रात में देर तक लौटता। एक दिन शाम को मैं सप्ताह में प्रवीण के यहाँ पहुँची। प्रवीण अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। हम लोगों के पास एक दूसरे के क्वार्टर की चाबी रहती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। मैंने देखा कि उसके वार्डरोब में कपड़े बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। सोचा उन्हें तह करके ढंग से रख दूं, तभी छोटा सा जेवर का डब्बा नीचे गिर गया। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही कीमती प्लेटिनियम धातु में जड़ी हुई हीरे की अंगूठी थी। मैं सोचने लगी कि इस अंगूठी के बारे में तो प्रवीण ने मुझे कभी नहीं बताया। यह कहाँ से आई और यहाँ अलमारी में कपड़ों में छिपा कर क्यों रखी हुई है। तभी मैंने सोचा कि प्रवीण को इसे किसी ने रिश्वत में दी होगी। फिर मैं दूसरी रखे हुए और कपड़ों को भी वहाँ से हटाने लगी तो देखा 2000 रुपये की कई गड्डियाँ कपड़ों में रखी हुई हैं। यह देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। अभी हम दोनों की सर्विस नई थी और उसने लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया था। मैं प्रवीण की प्रतीक्षा करने लगी। प्रवीण अपनी आदत के अनुसार रात 8 बजे लौटा। मैंने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? अब तुमसे क्या बताऊं, ऑफिस में बहुत काम रहता है, देर हो जाती है। अच्छा यह बताओ, इतना कैश घर में कहाँ से आया और यह हीरे की अंगूठी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह झेंपा, फिर बोला, अरे एक पार्टी ने काम से खुश होकर दे दिया था। आखिर हमारे पास क्या नहीं है प्रवीण, जो तुम्हें रिश्वत लेने की जरूरत पड़े। फिर कोई भी रिश्वत गलत काम के लिए ही दी जाती है और सरकार को टैक्स चोरी के कारण इससे काफ़ी नुकसान होता है। ना कभी गलत काम करने वाले फंस जाते हैं। अब कौन ऐसा है जो रिश्वत नहीं लेता? फिर ईमानदारी का ठीकरा हमारे ही सर पर क्यों? प्रवीण बौखला कर बोला। मौका मिलने पर ऑफिस का चपरासी भी अपने स्तर से कुछ न कुछ वसूलता है। अब ये बातें रिश्वत को सही तो नहीं ठहराती ना। प्रवीण को समझाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन मैं लौट आई। प्रवीण को शराब पीने की आदत तो पहले से ही थी, अब वह और भी महंगी शराब पीने लगा। वह कई पार्टियों में जाने लगा। बाद में मुझे कई सूत्रों से खबर मिली कि वह रात में किसी होटल में कॉल गर्ल के साथ अपनी रातें रंगीन करता है। अब मैं समझ गई कि इस शख्स के साथ मेरी जिंदगी नरक बन गई है और अब आगे इसके साथ जीवन निर्वाह संभव नहीं है। जिस दाम्पत्य जीवन में पति द्वारा पत्नी के विश्वास का लगातार हनन किया जा रहा हो, ऐसे रिश्ते को ढोना स्वयं पर जुल्म करने जैसा ही है। अतः मैंने कहा, प्रवीण, हम लोगों के बीच जो मसले हैं वे आसानी से हल होने वाले नहीं लगते। इस तरह घुट घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। अगर तुम कॉपरेट करो तो हम दोनों म्यूचुअल डिवोर्स ले लें। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे डिवोर्स बच्चों का खेल हो, जब चाहा शादी कर ली, जब चाहे डिवोर्स ले लिया। तो तुम ही बताओ क्या करें हम? जो तुम कर रहे हो क्या सही है? तुम गलतफहमी की शिकार हो, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्रवीण, अगर तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और तुम आगे कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तुमसे कोई भी शिकायत हो, तो मैं डिवोर्स की बात वापस ले लूँगी, प्रॉमिस। अब आगे तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मैंने प्रवीण की बात पर विश्वास कर लिया और एक बार फिर हमारा आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया। किंतु प्रवीण में कोई सुधार नहीं हुआ। वह मुझसे झूठे वादे करता रहा और रिश्वत का खेल खेलता रहा। हाँ, अब वह किसी कॉल गर्ल को घर पे बुलाने की जगह उन्हें होटल ले जाने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे भय था। विजिलेंस वालों ने उसे रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ लिया और जेल भेज दिया। विजिलेंस वालों ने छापा मारकर उसके क्वार्टर से 1 करोड़ से भी ज़्यादा नकदी रुपए जब्त किए। उस हीरे की अंगूठी के साथ अन्य कई जेवर भी बरामद हुए थे। साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। प्रवीण को कई वर्षों के ट्रायल के बाद रिश्वत और आय से अधिक इनकम के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब प्रवीण बेरोजगार था और अपने परिवार के बचे खुचे बिजनेस को संभालने में लग गया था। अब उसके साथ मेरे किसी भी हालत में साथ रहना संभव नहीं था। इसलिए मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और प्रवीण के खिलाफ कई अनैतिक आचरण और मेरे प्रति उसके गलत व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मेरी तलाक की अर्जी मंजूर कर दी। अब इस कहानी का अंत हो गया था। मैं इसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, किंतु पापा बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है। समाज उसे हे दृष्टि से देखता है। उसके साथ शादी करने के लिए कोई लड़का आसानी से तैयार नहीं होता।